ये बात साल 2008 की है। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है और अपना इलाज कराने के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाएंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। कुछ इसी भरोसे के साथ डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया और ब्लड चढ़ाते ही उस व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद फिर से वो बीमार हो जाता है और जब बीमार होता है तब जाकर अपना इलाज कराता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये कुछ जांचें हैं, इन जांच को आप कराइए, उसके बाद फिर मिलते हैं। जब जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव हो चुका है, उसको एड्स की बीमारी हो चुकी है। और जैसे ही वो एड्स की बीमारी के बारे में उसको पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाकी की जो जिंदगी थी उसकी, अब जिंदगी कटनी थी सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के सहारे। दवाई खाएगा तो जिंदा रहेगा और दवाई नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा। दवाई खाता था और अपने आप को जीवित रखने की लगातार कोशिश कर रहा था और इसीलिए जब उसको HIV पॉजिटिव हो जाता है तो वो शादी ना करने का फैसला लेता है। लेकिन एक लड़की उसकी जिंदगी में ऐसे आती है, उस लड़की के साथ रहता है और साथ साथ रहने के बाद बहुत सारे जो काम होते हैं वो भी सब करता था। लेकिन एक ऐसी खबर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाती है कि इस खबर ने पूरे इंसानियत पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और ये एहसास करा दिया है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जरा सी मुसीबत आती है तो जो लोग अपने होते हैं वो तो साथ छोड़ते ही छोड़ते हैं, लेकिन जो गैर होते हैं वो कहीं दूर जाकर खड़े होते हैं। कहानी आज की कुछ ऐसी ही है जो आपको झकझोर देगी, आपको परेशान कर देगी, आपको सन्न करने पर मजबूर कर देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का शहर मुंबई है और मुंबई से लगा हुआ एक मीरा रोड कस्बा है। यहाँ पर गीता नगर है और गीता नगर में एक आकाशदीप सोसाइटी है। दरअसल आकाशदीप सोसाइटी के माले नंबर 7 पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है सोमेश श्रीवास्तव। सोमेश श्रीवास्तव 5 जून 2023 की शाम के आसपास का वाकया है, जब वो अपनी ड्यूटी से अपने घर आता है तो घर आने के बाद अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, घर में किस तरह की बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। मेरे तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार तुम लोग ध्यान भी नहीं देते। उसकी माँ और सोमेश दोनों मिलकर अपने पूरे घर की तलाश लेने की कोशिश करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ खाकर चूहा मर तो नहीं गया है। चूहा सड़ रहा होगा शायद, इसलिए दुर्गंध आ रही थी। जब अपने घर की पड़ताल करते हैं तो इससे क्लियर हो जाता है दुर्गंध अपने घर से नहीं है बल्कि कहीं और से है। रात होती है, सोता है, खाना खाता है, अगला दिन निकलता है, फिर ड्यूटी के लिए निकलता है। जब ड्यूटी के लिए निकल रहा था तो दुर्गंध तो थी लेकिन उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, जितनी उसने कल शाम महसूस की थी। अब उसके बाद वो अपना ड्यूटी पे जाता है, फिर वापस लौटकर शाम को आता है, तब भी दुर्गंध थी। तब वो कहता है मम्मी, ऐसा तो नहीं है जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि हमारे पड़ोसी ने किसी का कत्ल तो नहीं कर दिया है। तो माँ कहती है कि जितनी सारी तुम वेब सीरीज देखते हो, जितनी सारी तुम ये टीवी नाटक फिल्में देखते हो, उससे तुम्हारा दिमाग भी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। माँ अपने बेटे को डांट देती है, बेटा शांत हो जाता है और अगला दिन निकलता है। उसके बाद फिर ड्यूटी पर वो आज ना शाम को आने वाला था बल्कि दोपहर में ही कह के गया था कि मैं दोपहर में आऊंगा और दोपहर में ही खाना खा के फिर वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाऊंगा। दोपहर में आता है तो बहुत ज्यादा दुर्गंध हो रही थी और ये 7 तारीख का वाकया होता है। 7 तारीख आ जाती है, 5 तारीख से उसको बदबू आने का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन दोपहर में जब वो आता है तो कहीं ज्यादा दुर्गंध थी। तभी वो अपनी माँ से कहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और तुम जाकर पड़ोसी से पता करो। तभी वो उसकी माँ कहती है कि तू खुद जाकर पड़ोसी से बोल दे कि तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, शायद तुम्हारे घर में चूहा मर चुका है मेन गेट पर ही। तो लड़का जाकर दरवाजा खटखटाता है, अंदर से किस तरह की कोई आवाज नहीं आती। फिर वो दोबारा दरवाजा खटखटाता है, तब अंदर से आवाज भी आती है और जो अंदर है व्यक्ति उसने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि एक आवाज एक अलग तरह की, जैसे हम कभी डीओ लगाते हैं उसके अंदर से आवाज निकलती है या फिर कभी हिट छिड़कते हैं तो उसकी तरह से सी की आवाज आती है, तो ऐसे ही आवाज आ रही थी। और जैसे ही वो आवाज आती है अंदर से बजाय दुर्गंध के खुशबू आने लगती है। वो लड़का समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार मामला क्या है। 10 से 15 मिनट उस दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि दरवाजा खुलेगा और वो बातचीत करेगा, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। और वो यहाँ से जब अपने घर की तरफ जाता है तो कुछ ही देरी के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति वहां से निकल रहा था। तुरंत वो दौड़ के जाता है कि सुनो अंकल जी, आपके घर में से दुर्गंध आ रही है, आप देखते क्यों नहीं हो, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, क्या मामला है, कहीं कहीं चूहा तो नहीं मर गया। वो कहते हैं कि मुझे फिलहाल अपनी ड्यूटी पे जाना है, बहुत जरूरी काम है, इसलिए जब वापस लौट कर आऊंगा तब आकर देखूंगा, तुम अपना काम करो तब तक। लड़का वापस अपने घर आता है, वो बड़ा परेशान था। तभी वो जो सोसाइटी है उसके चेयरमैन को फोन करता है। चेयरमैन के साथ साथ वो इसके जो सचिव हैं उनको भी फोन करता है और जाकर कहता है सेक्रेटरी से कि इस घर के अंदर से यानी कि 704 नंबर कमरे से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है और आप आकर देख लीजिए। सेक्रेटरी भी यहाँ पर आते हैं और उसके बाद चेयरमैन भी आते हैं। ये दोनों इस एजेंट को फोन करते हैं जिस एजेंट ने इस व्यक्ति को, जो उनका पड़ोसी है, उसको कमरा दिलवाया था। दरअसल इस यहाँ पर 2 व्यक्ति रहते हैं, एक आदमी है और एक
महिला है, लेकिन दोनों में से फिलहाल कोई नहीं है। मुख्य द्वार का ताला लगा हुआ है। तभी वो सेक्रेटरी और चेयरमैन के माध्यम से पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है तो पुलिस को भी दुर्गंध आ रही थी। अब पुलिस ने उस जो किराएदार है उसके बजाय अपना काम करना शुरू कर दिया और दरवाजा जस्ट खोलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ दिया जाता है और जैसे दरवाजा खुलता है तो बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। इतनी दुर्गंध कि आसपास के लोगों का भी जीना मुहाल हो जाता है। अंदर घुसते हैं, जाकर देखते हैं तो सबसे पहले उन्हें जमीन पर पड़ी हुई एक इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन मिली थी। वो कटर मशीन जिससे पेड़ पौधों को काटा जाता है, छांटा जाता है। और आगे चलते हैं तो बेड पर कुछ पॉलिथीन रखी हुई थी ब्लैक कलर की, लेकिन पॉलिथीन खाली थी। और जब देखते हैं तो इस घर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। जाकर टॉयलेट को चेक करते हैं, टॉयलेट बिल्कुल साफ था, घर बिल्कुल साफ था। अब ये बदबू आ कहां से रही है, तभी जाकर देखते हैं तो रसोई के अंदर 3 बाल्टियां रखी हुई हैं, एक कुकर रखा हुआ है। बाल्टियों के अंदर ब्लड पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। जब किसी चीज से उसे हिला के देखते हैं तो शरीर के छोटे छोटे टुकड़े थे, मांस के जो टुकड़े थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये टुकड़े किसके हैं। तभी एक व्यक्ति उनमें से कुकर खोल के देखता है तो कुकर के अंदर भी मीट रखा हुआ है। वो कैसा मीट है, किसका है, वो समझ नहीं पा रहे थे। अब ये तो क्लियर हो चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हुई है। तभी देखते हैं कि पास में ही लंबी सी चोटी है जो किसी महिला की चोटी लग रही थी। उस चोटी को देखते हैं और अब बारीकी से पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे तो एक पैर का जांग का हिस्सा था जिसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो मीट है, जो ये मांस रखा हुआ है बाल्टियों के अंदर, ये किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का है, क्योंकि उसके अंदर जो पीसेस थे उससे पता चल रहा था साफ साफ। जो कुकर है उसके अंदर भी, और पास में मिक्सी मशीन रखी, मिक्सी मशीन के अंदर भी मीट के पीसेस रखे हुए थे उसको पीसने के लिए। अब पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। पड़ोसी तो पहले से डरे हुए थे। वो लड़का जो 2-3 दिन से पहले से ही शक कर रहा था अपनी माँ को, ये सारी बात बताता है कि माँ मैं तुमसे 2-3 दिन से कह रहा था, देखो पड़ोसी अंकल ने उस आंटी को मार दिया है। अब ये बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। पुलिस वालों को जब सूचना मिलती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि उसको फोन नहीं करना है, जो व्यक्ति यहाँ पर रहता है उसके आने का इंतजार करिए। अब जैसे ही उसके आने का इंतजार किया जा रहा था, कुछ ही देर बाद वो व्यक्ति भी आ जाता है लिफ्ट से। जैसे ही वो अपने माले पर उतरने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि इसका दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ पर पुलिस भी है, वहां पर अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। तब वो वापस भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसको दबोच लिया और दबोचने के बाद उसका जब सबसे पहले उसने नाम पूछा तो वो कहता है कि मेरा नाम मनोज रमेश साने है, जिसकी उम्र लगभग 56 साल के आसपास होती है, जो कि एक किराना स्टोर पर काम करता है, जहां से महज 5,000 रुपए की उसको पगार मिलती थी। अब इसके बारे में तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन घर के अंदर जो लाश पड़ी हुई है वो किसकी थी, जो लाश के टुकड़े थे वो किसके थे, किसको कुकर में उबाला गया, बाल्टी में किसका शरीर के टुकड़े रखे हुए थे, और जो इलेक्ट्रॉनिक कटर था उससे किसको काटा गया था। पुलिस के मन में सवाल थे। इससे पहले कि पुलिस इन सवालों तक पहुंच पाती, कुछ लोगों ने इस जानकारी को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और हर किसी की ख्वाहिश इस मामले को जानने के लिए जुट जाती है कि आखिरकार मामला क्या है। जैसे जैसे लोग सोशल मीडिया पर जानकारी डाल रहे थे, वैसे वैसे ये पता करने की कोशिश कर रहे थे। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसे बताने की कोशिश कर रहा था। वो पुलिस के पास तक अभी पहुंचा नहीं था कि पता चलता है कि 56 साल के एक व्यक्ति का उससे कम से कम 25 साल छोटी सरस्वती वैद से अवैध संबंध थे। वो लिव इन रिलेशनशिप में लगभग 3 साल से इसी फ्लैट के अंदर रह रहे थे। अब इसके बारे में और जानकारी जुटाने की वो कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की अनाथ आश्रम में रह रही थी और अनाथ आश्रम से इसको बेटी बनाकर अपने घर पे लेके आया था, और बेटी बनाकर घर पे लेके आया था, वहीं पर इसके साथ ये शारीरिक संबंध बनाता था, इनकी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। पुलिस अलग अलग एंगल पर जब जांच करना शुरू कर देती है तो दिन आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि शरीर के महज थोड़े बहुत टुकड़े बचे थे। उन टुकड़े से कैसे पता चलता, पुलिस इससे और पूछताछ करती है तो पूछताछ करने पर ही बताता है कि मैंने इसकी हत्या नहीं की है, बल्कि 3 जून 2023 को जब वो घर आता है तो ये आंगन में मरी हुई पड़ी हुई थी, इसके मुंह से झाग निकल रहे थे। जरूर इसने कुछ खाकर अपनी जीवन लीला को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की थी। अब ये बात कहीं पुलिस को ना पता चल जाए, ये बात कहीं इसके आसपास के लोगों को ना पता चल जाए, इसलिए इसकी लाश को वो ठिकाने लगाने के लिए कोशिश कर रहा था। वो सीधा बाजार जाता है, बाजार से इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन लेके आता है, उसका शरीर को खींचकर सीधा बाथरूम के अंदर लेके जाता है। बाथरूम के अंदर ले जाने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे पीसेस करता है, टुकड़े करता है, और उन टुकड़ों को बाल्टी के अंदर भर देता है और वो बाल्टियों को अपना रखता है रसोई के अंदर। और जैसे जैसे उसको मौका मिल रहा था वैसे वो मिक्सी में पीसता था। सुबह के वक्त वो उठता था और उठने के बाद कुछ थैलियों में भर के उस महिला के, जो उसकी प्रेमिका होती है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसके शरीर के टुकड़ों को ले जाकर बाहर जो स्ट्रीट पर कुत्ते होते हैं, जो गली मोहल्ले में कुत्ते हो रहे होते हैं, उन कुत्तों को वो पीस खिलाता था, कभी उबाल के खिलाता था। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जो उसने मीट को उबाला था, कुकर में पकाया था, कहीं ऐसा ना हो इसने कुछ मीट के टुकड़े खुद खाए हों। अब पुलिस इस प्रकरण की जांच करने में जुट जाती है कि कौन व्यक्ति है, तो पता चलता है कि 5,000 रुपए महीने के हिसाब से ये राशन की दुकान पर था, लेकिन जिस जगह पर ये किराए पर रह रहा था
उसका जो किराया होता है वो 10,000 रुपये होता है। एक व्यक्ति जो 5,000 रुपये महीने कमाता है, 10,000 रुपये किराया दे रहा है, जो घर में एक लड़की रहती है सरस्वती वैद, जिसकी उम्र 32 साल है, उसका खर्चा भी चलाता है, तो आखिरकार इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो इसके बारे में पता चलता है कि बोरविल भी एक जगह है, वहां पर इसका खुद का अपना फ्लैट होता है, जहां पर 35,000 रुपये प्रति माह की दर से उसको किराया मिलता था, और उसी किराए से और इसके दुकान से मिलने वाली जो रकम थी 5,000 रुपये, कुल मिलाकर 40,000 रुपये हो जाते हैं। 40,000 रुपये से ही ये अपना घर बार चला रहा था। अब इस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये एक अनाथ आश्रम में रहती थी, और जब तक इसकी 18 साल उम्र पूरी नहीं हो जाती तब तक ये इस लड़की से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाया करता था, और वहाँ पर इसके लिए बहुत सारे खेल खिलौने, उसके लिए खाने की सामानें, बहुत सारी चीज़ें लेके जाया करता था। वहाँ जो लड़कियाँ होती थी, जब पूछती थी कि ये जो व्यक्ति यहाँ पर आता है ये तुम्हारा क्या लगता है, तो वो कहती थी लड़की कि ये मेरे मामा लगते हैं और ये मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, इसलिए वो मेरे साथ यहाँ रहते हैं। जब ये 18 साल की मैं हो जाऊँगी तो ये मुझे साथ लेके चले जाएंगे। ठीक वैसे ही होता है, 18 साल जब कंप्लीट हो जाती है तो वो उसे अपने कुछ दिन अपने हालांकि परिवार के सदस्यों के साथ भी रहती है, लेकिन ये व्यक्ति इसको अपने साथ ले जाता है, और साथ रहने के बाद लोगों का दावा है, इसमें जांच अधिकारियों का दावा है कि दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो ये दावा करता है कि वो कभी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहा, उसने कभी इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, बल्कि ये दोनों साथ साथ जरूर रहते थे, और वो उसका पूरी तरह से ख्याल भी रखता था। पुलिस जब इससे और भी पूछताछ करती है तब इसने एक हैरान करने वाला किस्सा सुनाया। वो कहता है कि साल 2008 की बात है, एक बार ये अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गया था। उसको ऐसा ब्लड चढ़ाया गया, उसे नहीं पता था कि उसको जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है, जो इसको निडिल लगाई जा रही है, वो निडिल से उसको HIV हो सकता है, और इसलिए वो HIV पॉजिटिव हो चुका था। इस लड़की के साथ जरूर रहता था। इसका दावा ये भी है कि इसने कभी इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, और इसीलिए जब उसे HIV पॉजिटिव हो चुका था तो इसलिए उसने कभी शादी करने का फैसला भी नहीं लिया, इसलिए उसने कभी शादी भी नहीं की। हालांकि पुलिस ने जो उसकी जो शरीर के टुकड़े मिले हैं, उन टुकड़ों के आधार पर पोस्टमार्टम करेगी पुलिस, और पोस्टमार्टम करने के बाद करवाएगी, और ये पता चलने की कोशिश करेगी कि आखिरकार ये लड़की खुद मरी थी या इसको मारा गया था, या इसको भी HIV ये पॉजिटिव थी, या कोई और वजह थी। पुलिस हर एक एंगल पे जांच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से एक लड़की के 100 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए जाते हैं, उन 100 से ज़्यादा टुकड़े करने के बाद ये पता चलता है कि जैसे दिल्ली के अंदर श्रद्धा वालकर की हत्या होती है आफ्ताब पूने वाला, उसके टुकड़े करके शरीर के हिस्सों को जंगल में फेंक देता है, ठीक ये व्यक्ति भी लगातार उसके टुकड़ों को अलग अलग फेंक रहा था, अलग अलग शायद टॉयलेट में भी फ्लश कर रहा है। और यदि वो सोमेश श्रीवास्तव अपनी माँ से बात नहीं करता, चेयरमैन सेक्रेटरी से बात नहीं करता, जिस व्यक्ति ने इसको कमरा दिलवाया था उस एजेंट से बात नहीं करता, और ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो अगले दिन में ये शरीर के सभी हिस्सों को खत्म कर चुका था। ये कहीं ना कहीं इस केस को हमेशा के लिए ये दबके रह जाता, कभी ये सामने नहीं आ पाता, और जो एक इतना भयानक सच लोगों के सामने आया है, आधा अधूरा सच, वो कभी सामने नहीं आता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज गाजीपुर के इरफान अंसारी हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही एंजिल का कविता हैं, मोहम्मद शाकिब हैं, अंबिका विश्वास, विकास शर्मा, सोनू आरिफ, अकबर खान, दुर्ग सिंह, रंजीत यदुवंशी, अनिल कश्यप, अशफाक खान, दुष्यंत पाठक, अजय मेहता, अनूप यादव, हबीब रहमान, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।